जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसी चीज दरियाफ्त की जो दिखाई नहीं देती। जी हाँ, वो चीज नजर तो नहीं आती लेकिन हम उसके असर को महसूस कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डार्क मैटर से बने हुए स्टार की। डार्क मैटर कायनात का ऐसा राज है जिसने पिछले कई सालों से साइंसदानों को परेशान किया हुआ है और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी ऐसी दरियाफ्त की है जिसने साइंसदानों को हैरान कर दिया है। और आज हम उसी डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। कायनात की फॉर्मेशन के फौरन बाद पॉजिटिव चार्ज एटम्स बनना शुरू हुए। इन एटम्स की फॉर्मेशन के दौरान ही कायनात बड़ी और ठंडी होने लगी। कायनात के फैलाव की वजह से इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा कम हो गई कि हाइड्रोजन फ्यूज होना बंद हो गया। और मैं आपको बता दूं, साइंसदान का कहना है कि हाइड्रोजन फ्यूजन के बगैर स्टार्स की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। साइंसदान का कहना है कि कायनात की फॉर्मेशन के फौरन बाद स्टार्स की फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त स्टार्स की फॉर्मेशन हुई। साइंसदान हैरान थे, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। बहुत ज्यादा स्टडी के बाद उन्होंने डार्क मैटर को ऐड किया कि उस वक्त किसी तरह डार्क मैटर की वजह से एटम्स में फ्यूजन होकर स्टार्स की फॉर्मेशन हुई। ये ऐसी चीज है जिसे साइंसदान आज तक नहीं देख पाए, लेकिन कई बार उन्होंने इसके असर को महसूस किया। ये मैटर ना लाइट को जज़ब करता है और ना ही रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम इसे देख नहीं पाते, लेकिन ये ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करता है। 1930 में जब पहली बार इसे डिटेक्ट किया गया तब साइंसदान को पता ही नहीं चल सका कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, लेकिन 1980 में साइंसदान को पता चला कि डार्क मैटर भी नॉर्मल मैटर की तरह बिग बैंग के वक्त ही बना था, लेकिन फर्क बस इतना था कि वो एक बहुत ही अलग पार्टिकल से बने थे जिनको विम्प्स नाम दिया गया। जब विम्प्स कैटेगरी के बहुत सारे पार्टिकल किसी एक जगह पर इकट्ठे हुए तब वो नॉर्मल मैटर को ग्रेविटी से अपनी तरफ खींचते हैं। और साइंसदान के मुताबिक कायनात की फॉर्मेशन के फौरन बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। उस वक्त हाइड्रोजन के एटम्स के फ्यूजन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी मौजूद नहीं थी। तब इन डार्क मैटर के पार्टिकल्स के ग्रुप ने हाइड्रोजन एटम्स को अपनी ग्रेविटी से खींचकर एक साथ लाया। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से टकराए, जिसके बाद उनकी एनर्जी बढ़ी, जिससे फ्यूजन का आगाज हुआ, जिसके बाद स्टार्स की फॉर्मेशन हुई। जिसकी वजह से कुछ साइंसदानों ने कहा कि कायनात की फॉर्मेशन के फौरन बाद जितने भी स्टार्स बने थे वो डार्क मैटर की वजह से बने थे। कुछ साइंसदान ऐसे थे जो इस थ्योरी को नहीं मान रहे थे कि उस वक्त डार्क मैटर की वजह से स्टार्स की फॉर्मेशन नहीं हुई थी। अभी इन दोनों थ्योरीज पर बात चल ही रही थी कि एक नई डिस्कवरी हुई जिसने साइंसदानों को हैरान कर दिया। इस नई डिस्कवरी ने यह प्रूफ किया कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए इब्तदाई कायनात में मौजूद डार्क मैटर पार्टिकल से ही बना हुआ है। असल में इन तीनों यूनिवर्सिटी के साइंसदान सैजिटेरियस ए ब्लैक होल की फॉर्मेशन की स्टडी कर रहे थे कि ये कायनात की फॉर्मेशन के 200 मिलियन साल बाद कैसे बना, क्योंकि बिग बैंग की थ्योरी के मुताबिक कायनात का पहला स्टार 100 से 400 मिलियन साल में बना होगा। और जब कोई स्टार फटता है तो एक ब्लैक होल बनता है और फिर उस ब्लैक होल को सुपर मैसिव ब्लैक होल बनने में 1 अरब साल लग जाता है। तो आखिर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल कायनात की फॉर्मेशन के 200 मिलियन साल बाद कैसे बन सकता है, जिसको बनने में ही 1 अरब साल का टाइम लगता है। इसके बाद इन तीनों यूनिवर्सिटीज के साइंसदानों ने एक सुपर कंप्यूटर के जरिए इब्तदाई कायनात की कंडीशन का एक विजुअल बनाया। उसमें उन्होंने देखा कि इब्तदाई कायनात में मौजूद डार्क मैटर के पार्टिकल्स यानी विम्प से एक डोनट शेप डिस्क बनी। जैसे ही वो डिस्क इवॉल्व हुई तो वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल में तब्दील हो गई। साइंसदानों के मुताबिक इसे ऐसा होने में 270 मिलियन साल लगे। अब यहाँ साइंसदानों को सबूत मिल चुका था। वो एविडेंस ये था कि जब डार्क मैटर के पार्टिकल से ब्लैक होल बन सकता है तो इन पार्टिकल से डार्क स्टार क्यों नहीं बन सकते। डार्क मैटर से बने हुए ब्लैक होल की डिस्कवरी के बाद एक फीमेल साइंसदान ने अपनी टीम के साथ डार्क मैटर स्टार्स को प्रूफ करने के लिए डार्क मैटर की फॉर्मेशन का एक मॉडल बनाया। इस मॉडल के हिसाब से इन डार्क स्टार्स में डार्क मैटर के साथ साथ नॉर्मल मैटर यानी हाइड्रोजन और हीलियम भी होता है। इस वीडियो को देखें जिसमें नॉर्मल मैटर से बने स्टार्स की फॉर्मेशन शुरू होती है एक ठंडे डार्क हाइड्रोजन के बादल से, जिसे नेबुला कहते हैं। इस नेबुला में ग्रेविटी गैस मॉलिक्यूल्स को अंदर से खींच रही होती है और गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का प्रेशर उन्हें बाहर की तरफ धकेल रहा होता है। और फिर एक पॉइंट के बाद ग्रेविटी की वजह से बहुत ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स सेंटर की तरफ आ जाते हैं,
जिससे सेंटर वाला हिस्सा बहुत टेंस हो जाता है और फिर गैस मॉलिक्यूल्स गर्म होना शुरू हो जाते हैं और फिर वहाँ एक प्रोटोस्टार बनता है। फिर ये प्रोटोस्टार अगले 5 लाख सालों तक और भी ज्यादा गर्म और टेंस होता चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री हो जाता है। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा गर्म होता है कि इसकी ग्रेविटी की वजह से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हीलियम में फ्यूज होने लगते हैं और एक स्टार की फॉर्मेशन होने लगती है। बिल्कुल ये चीज डार्क मैटर के स्टार्स की फॉर्मेशन के वक्त भी होती होगी। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की खुद की ग्रेविटी की बजाय डार्क मैटर के क्लाउड की ग्रेविटी हाइड्रोजन एटम्स को अपनी तरफ खींचती है, जिसको डार्क मैटर कैप्चर कहते हैं। फिर इन डार्क मैटर के पार्टिकल से नॉर्मल एटम्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, जिससे फ्यूजन का आगाज होता है। इस फ्यूजन में इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि स्टार डार्क मैटर से बनने के बावजूद भी हमारे सूरज से 10 अरब गुना ज्यादा रोशन दिखाई देता है। यानी डार्क स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन का आगाज डार्क मैटर की वजह से होता है। लेकिन सब थ्योरीज एक्सपेरिमेंटल थी, जिसका पहला एविडेंस मिला 13.6 बिलियन साल पुरानी गैलेक्सी में। पिछले साल 2022 में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने 3 ऐसी गैलेक्सीज को फाइंड किया जिनकी उम्र 13.4 अरब साल से लेकर 13.6 अरब साल के दरमियान थी, यानी कायनात की फॉर्मेशन के 209 मिलियन साल बाद। ये बहुत ज्यादा हैरानकुन बात है, क्योंकि एक गैलेक्सी की फॉर्मेशन के बाद उसे मैच्योर होने में 1 अरब साल का टाइम लगता है। इसीलिए ये अज्यूम किया गया कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जो गैलेक्सीज फाइंड की हैं वो गैलेक्सीज नहीं बल्कि डार्क मैटर से बने हुए स्टार्स हैं। इससे पहले किसी ने भी डार्क मैटर स्टार को डिटेक्ट नहीं किया था। इसीलिए साइंसदानों ने इसका एक मॉडल बनाया। इसके लिए उन्होंने टेलेस्टी नाम के एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। इसमें किसी भी स्टार की प्रॉपर्टीज को ऐड किया जाता है। फिर ये सॉफ्टवेयर उस स्टार के एटमॉस्फेयर और स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा, और डार्क स्टार के साथ भी यही किया गया। जब उस स्टार का फ्रेमवर्क रेडी हुआ तो साइंसदानों ने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के डेटा को देखा, लेकिन उसमें उनको एक प्रॉब्लम नजर आई। आमतौर पर जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट की तस्वीर के साथ उसके डेटा को भी प्रोवाइड करता है, लेकिन इस केस में सिर्फ तस्वीर ही थी। फिर इन तस्वीरों के मुख्तलिफ कलर से इनका डेटा कलेक्ट किया, फिर उनको RGB कलर्स में ब्रेक करके उनका इंडिविजुअल कलर फाइंड किया गया। फिर उस डेटा को सॉफ्टवेयर से डार्क स्टार के साथ कंपेयर करके एक ग्राफ बनाया। ऐसा सब बाकी तस्वीरों के साथ भी किया गया। अब यहाँ देखें, इस ग्राफ में आपको ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, वो जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की स्टडी है, और ये ब्लू लाइंस सॉफ्टवेयर से मिला डार्क स्टार का डेटा है। अब ध्यान से देखें, ये दोनों डेटा एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जो ऑब्जेक्ट फाइंड किया है वो डार्क स्टार्स है। यानी इस साइंसदान ने ये साबित कर दिया कि कायनात में डार्क स्टार्स मौजूद हैं। अब डार्क मैटर की पहेली हल होती हुई नजर आ रही थी कि इसी फीमेल साइंसदान को अपने बनाए हुए मॉडल में खामियां नजर आईं। इस चीज के बारे में जानने से पहले आप बताएं कि किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करते हो। आप उसे मिलती जुलती चीज को लेकर उसे कंपेयर करते हो, यानी वो आपका एक रेफरेंस बन जाता है। लेकिन अगर वो रेफरेंस ऑब्जेक्ट ही अननोन हो तो यही चीज यहाँ पर भी हो रही है। ये साइंसदान जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से फाइंड किए गए स्टार्स को ऐसे डार्क स्टार से कंपेयर कर रही थी जो रियल भी नहीं है, बस कंप्यूटर सिमुलेटेड है। जेम्स ने सिर्फ तस्वीरें ही खींची थी जिससे उन्होंने डेटा को कैलकुलेट किया था, लेकिन इन तस्वीरों से हम उन ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख पाए। ये ऐसे है जैसे आप एक पाइप से केक को देख रहे हैं, जिसे हमें केक का कलर और इसकी स्पेसिफिकेशन तो दिखाई देगी, लेकिन हमें पूरा केक दिखाई नहीं देगा, यानी उसके डिजाइन की आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसी वजह से इन ऑब्जेक्ट को गैलेक्सीज के अलावा स्टार्स कहना सही नहीं हो सकता। इन ऑब्जेक्ट को डार्क स्टार्स कहने के लिए साइंसदान को और डिटेल से स्टडी करना होगी। इसके बाद बात करते हैं LHS 1140b एक रॉकी सियारा है, यानी उस सियारे की जमीन ठोस है। ये हमसे 40 लाइट ईयर दूर मौजूद है। जिस स्टार को ये ऑर्बिट करता है उसका नाम LHS 1140 है। ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है। साइंसदान के मुताबिक ऐसे स्टार्स हमारी कायनात में बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। इनका साइज हमारे सूरज से बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से इनका टेम्परेचर कम होता है। इसीलिए इसका मास और रोशनी हमारे सूरज से काफी कम है। साइज में कम होने की वजह से ये बहुत कम एनर्जी
कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से साइंसदान का कहना है कि इनकी उम्र ट्रिलियन साल हो सकती है। जबकि नासा की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे सूरज जैसे स्टार्स 10 अरब साल तक ही जिंदा रह पाते हैं। स्टार के गिर्द ऑर्बिट करने वाले सियारे को सबसे पहले 2017 में जमीन पर लगे टेलीस्कोप ने फाइंड किया था और फिर जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इसे स्टडी किया गया। इसका रेडियस हमारी जमीन से 1.7 गुना ज्यादा है, यानी ये हमारी जमीन से थोड़ा ही बड़ा है। ऐसे सियारों को सुपर अर्थ कहा जाता है क्योंकि इनका साइज और मास हमारी जमीन से ज्यादा होता है। इसका मास हमारी जमीन से 6.5 गुना ज्यादा है और इसकी डेंसिटी जमीन से बहुत ज्यादा है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये एक रॉकी सियारा है। क्योंकि जिस सियारे का जितना ज्यादा मास होगा उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो रॉकी हो और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। हैबिटेबल जोन किसी स्टार का वो एरिया होता है यहाँ टेम्परेचर ना इतना ज्यादा होता है और ना कम, बल्कि ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। रॉकी सियारा होने की वजह से चांसेस हैं कि वहाँ पानी मौजूद हो। इसी चीज ने साइंसदान का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से जब इस सियारे को स्टडी किया गया तो पता चला कि इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस बहुत कम है, जिसका मतलब है कि इस सियारे का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है और हमारी जमीन का एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा डेंस है। जिस सियारे का एटमॉस्फेयर जितना ज्यादा डेंस होगा वहाँ पानी के चांसेस उतने ज्यादा होंगे और वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इन सारी चीजों की वजह से साइंसदान को लगता है कि इस सियारे पर पानी या बर्फ का समुद्र हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सियारे का 10 से 20% हिस्सा पानी से बना हुआ है और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के डेटा से ये भी पता चला है कि इस सियारे के एटमॉस्फेयर में पानी के निशान हो सकते हैं, लेकिन अभी ये चीज कंफर्म नहीं है। लेकिन साइंसदान इसके बारे में जानने के लिए इसको मजीद स्टडी कर रहे हैं। साइंसदान के मुताबिक इस सियारे को अपने स्टार से उतनी ही एनर्जी मिलती है जितनी जमीन को सूरज से मिलती है और ये एक रॉकी सियारा है, यानी ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। यहाँ डेंस एटमॉस्फेयर है और इसके एटमॉस्फेयर में पानी के ट्रेसेस मिलते हैं और ये एक रॉकी सियारा है। इन चीजों की वजह से इसने साइंसदान का ध्यान अपनी तरफ खींचा और हो सकता है वहाँ लाइफ मौजूद हो, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये सियारा हमारी जमीन से 40 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। ये इतना डिस्टेंस है कि वहाँ जाने में हमें लाखों साल लग जाएंगे और इतनी ज्यादा दूरी से इस सियारे के एटमॉस्फेयर को ही स्टडी किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर नहीं देखा जा सकता। आपका इस सियारे के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन की इन तस्वीरों की। इनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारी जमीन की तस्वीरें हैं, क्योंकि इसमें आपको हमारी जमीन जैसा नीले रंग का समुद्र और खुश्क जमीन नजर आ रही है। लेकिन ये तस्वीर है टाइटन की, जिसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने 4 नवंबर 2022 को खींचा था। इस टेलीस्कोप ने इस चांद पर हमारी जमीन जैसे बहुत ज्यादा सैंड ड्यून्स और एक बहुत बड़ा ओशियन फाइंड किया है। इस तस्वीर को एक बार फिर से देखें। इसमें आप 2 बादल देख सकते हैं, एक का नाम क्लाउड ए और दूसरे का नाम क्लाउड बी है। इसके सेंटर में जो एरिया है उसे क्रैकन मेरे का नाम दिया गया है। उसके नीचे एक डार्क रीजन है, उसे पैलेट का नाम दिया गया है। असल में क्रैकन मरे मीथेन से बना हुआ एक बहुत बड़ा समुद्र है और पैलेट डार्क सैंड ड्यून से भरा हुआ बहुत बड़ा एरिया है। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये ड्यून्स वैसे ही हैं जैसे हमारी जमीन पर रेगिस्तान में बनते हैं। आज तक टाइटन मून को वॉयेजर 1, कैसिनी और ह्यूगेन स्पेसक्राफ्ट ने स्टडी किया है, जिससे हमें ये पता चला कि टाइटन का एटमॉस्फेयर मीथेन और नाइट्रोजन की ठंडी गैसेस से बना हुआ है। अगर हम जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई नियर IR इमेज को देखें तो आप इसके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन IR लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और इसमें जो डार्क एरिया है वो इसका एटमॉस्फेयर है जो मीथेन से बना है। ये एरिया डार्क इसलिए है क्योंकि ये गैस IR लाइट को जज़ब करती है, जिसका साफ साफ मतलब है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इसकी सरफेस जो मीथेन से बनी है उसे स्टडी नहीं कर सकता। अगर हमें जमीन पर रहकर इसकी सरफेस को देखना है
तो हमें मिड IR या फार IR टेक्नोलॉजी चाहिए, जो मीथेन पर पड़ने वाली छोटी से छोटी लाइट को भी स्टडी करके मीथेन से बनी सरफेस को स्टडी कर सकती है। लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप में फार IR कैमरा तो नहीं है, लेकिन मिड IR कैमरा जरूर था, जिसकी वजह से हमें पता चला कि टाइटन पर मीथेन और नाइट्रोजन के अलावा ओशियन और सैंड ड्यून्स भी मौजूद हैं। इस तस्वीर को फिर से देखें, ये बहुत ज्यादा ब्लर है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ब्राइट एरिया भी नजर आएगा, जिसका नाम ATRI है। ब्लर होने की वजह से साइंसदान अभी तक नहीं जान पाए कि आखिर ये है क्या, लेकिन सैंड ड्यून्स और ओशियन सच में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। जब ओशियन की बात आती है तो माइंड में ये भी चीज आती है कि क्या उसमें लाइफ है या नहीं। ये तभी पता चलेगा जब हम वहां जा सकेंगे या हम वहां कोई एडवांस स्पेसक्राफ्ट भेज सके। इसके बाद इस तस्वीर को देखें, ये हमारी जमीन की तस्वीर है, जिसको रात के वक्त स्पेस से खींचा गया था। लेकिन क्या हो अगर ऐसी ही एक तस्वीर कायनात में मौजूद किसी दूसरे सियारे की खींची जाए। आज से कुछ टाइम पहले जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे करीबी सियारे प्रोक्सिमा बी से आने वाली लाइट को कैप्चर किया है। जब साइंसदानों ने इस लाइट को स्टडी किया तो पता चला कि ये लाइट वैसी है जैसे रात के वक्त स्पेस से हमारी जमीन से आती है। सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लाइट उस सियारे के शहरों की है। अब सवाल ये आता है कि क्या सच में उस सियारे पर इंसान रहते हैं। ये सियारा हमारी जमीन से 4.2 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। कायनात में जितने भी स्टार्स मौजूद हैं, ये उनमें हमारी जमीन के सबसे ज्यादा करीब मौजूद है। ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, जिसकी वजह से साइंसदान को लगता है कि इस सियारे पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इसके अलावा इस सियारे के बारे में अब तक जितनी भी स्टडी हुई है, उसके मुताबिक इस सियारे के कुछ एरियाज में वो सब हालात मौजूद हैं जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है। साइंसदान के मुताबिक हो सकता है ये लाइट वहाँ के शहरों की हो, लेकिन मसला ये है कि इस लाइट को हम डिटेल से स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सियारा हमसे बहुत ज्यादा दूर है और इसके स्टार की रोशनी भी कम है। ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से हम इस सियारे को अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पा रहे और साइंसदान को नहीं पता कि ये लाइट किस चीज से आ रही है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। ये कायनात अल्लाह की है। अल्लाह जब चाहे और यहाँ चाहे लाइफ पैदा कर सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।